क्लासिफिकेशन है उनकी सिर्फ हेडिंग्स लिखनी, ठीक है। Okay, good morning everyone. Let's start our today's class. In our previous class, we have discussed about statistical series. We have also discussed the concepts of variables and the concept of frequency. Now today we are going to discuss the kinds of statistical series. पूरे statistics में और आगे जहां जहां economics पढ़ते जाओगे वहां वहां ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा useful रहेंगी. So have a look. Statistical series. We have to divide the series on two categories. Number one on the basis of characteristics and number two on the basis of construction. If I talk about the statistical series on the basis of characteristics, तो बहुत simple रहेगा समझना, because we have already discussed the classification, various methods of classification. There we have discussed geographical classification and temporal classification. बस वो जो time के according classification होता है और area के according classification होता है, वैसे ही दो series बनती है. So have a look. Time series. Time series is a statistical series in which data is arranged according to some time period. If I am arranging your marks according to different time period, marks of first weekly test, उसमें मैंने उस वीक का डेट्स लिख दिया है यानी टाइम लिख दिया है, देन ऑफ सेकंड वीकली टेस्ट, देन ऑफ थर्ड वीकली टेस्ट एंड देन ऑफ फोर्थ वीकली टेस्ट. तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिकॉर्डेड योर मार्क्स एज पर सम टाइम, then this series will be known as time series. And one more way, you can write the production of Indian economy in the year 1950, then 1951, 52, 53. Simply we are recording the data according to some time. Then spatial series, this is same as geographical series, the series in which we are recording the data according to location. If I am writing the population of 5 different states of India, it means I am arranging the data in a geographical way. So the series will be spatial series. And then condition series. In this series, the data is classified on the basis of some conditions. Let's just read the types from book. Have a look everyone. देखिए बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल. टाइम सीरीज कैसे, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप क्या करते हो, वैल्यूज को अरेंज कर देते हो. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली मैंने 1951 से लेके 21 तक 6 टाइम्स लिख दिया अलग अलग सेंसस के अकॉर्डिंग. सो द सीरीज विल बिकम अ टाइम सीरीज. ओके, नाउ स्पेशल सीरीज. What is it? When the data are arranged according to location or geographical classification, right? अब आगे देखिए, कंडीशन सीरीज थोड़ा सा डिफरेंट है. आपने क्या किया, सर्टेन कंडीशंस, यानी जो नॉर्मल सीरीज है भाई, अगर मैंने आप सबकी हाइट्स को नोट किया तो सबकी अलग अलग हाइट्स आने वाली है, तो द सीरीज विल बिकम कंडीशन सीरीज. ठीक है, आप सबके वेट्स और मेजर्स को शो किया तो द सीरीज विल बिकम कंडीशन सीरीज. आपकी एजेस को नोट किया, किसकी क्या एज है, तो कंडीशन सीरीज. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा. 3 टाइप्स ऑफ सीरीज. इफ एनीवन वांट एनी रिपीटेशन यू कैन इन्फॉर्म मी, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे बेटा यहाँ से. चलिए, वेरी गुड. इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू देन इट्स ग्रेट. अब आगे हमें पढ़ना है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, जो आपने कहीं ना कहीं क्लास 9th-10th की मैथमेटिक्स में पढ़ा है. पढ़ा है क्या? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज बिल्कुल पढ़ा है. देखिए, इंडिविजुअल के 2 टाइप्स होंगे, अरेंज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, और डिस्क्रीट के कोई टाइप्स नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. हम तो इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं. जब मैंने सिंपली किसी डेटा को लिस्ट अप कर दिया है, सिर्फ उसी डेटा को लिस्ट अप किया है, उसके साथ और कुछ नहीं बता रही हूँ. इकोनॉमिक्स के मार्क्स को लिस्ट अप कर दिया मैंने, आपका वीकली टेस्ट लिया और वीकली टेस्ट लेके आपके जो जो मार्क्स थे उन मार्क्स को मैंने एक लिस्ट में प्रेजेंट कर दिया है, तो ये मेरी जो लिस्ट बनेगी ये इंडिविजुअल सीरीज बनेगी. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है. इट रेफर्स टू द सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. हर
आइटम की अपनी मेजरमेंट है, हर स्टूडेंट के अपने मार्क्स है ना, सबके अपने अपने मार्क्स होंगे। जैसे कल आपका रिजल्ट आया और उनको हमने स्कूल में एक लिस्ट में प्रेजेंट कर दिया है, तो वो सिंपल इंडिविजुअल सीरीज है। क्यों? क्योंकि उसमें दो ही चीजें होंगी, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, राइट, या फिर सीरियल नंबर एंड परसेंटेज। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज भी टू टाइप्स की है, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज एंड ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? मैंने सिंपल रिजल्ट देखना शुरू किया और वन बाय वन सबके परसेंटेज लिख दिए, ठीक है, वन बाय वन सबके परसेंटेज लिख दिए, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया, ना तो रोल नंबर फॉलो कर रही हूँ, ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ, सिंपली आपके मार्क्स लिखते जा रही हूँ, जिस बेसिस पे मुझे फर्स्ट रिजल्ट जिसका मिला उसका मैंने सबसे पहले स्कोर लिख दिया, जिसका उसके बाद में ओपन हो गया उसका स्कोर लिख दिया। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज होती है। हमें तो सिर्फ मीनिंग ही लर्न करना है, एग्जाम्पल तो आपको आराम से समझ आएगा। देखिए क्या कह रहे हैं। Unorganized series is an unorganized mass of data. रॉ डाटा है, सिर्फ आपने लिख दिया है, अभी तक उसका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुआ है। रॉ डाटा मींस डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, अभी तक तो आपने अरेंज भी नहीं किया है, सिर्फ एज इट इज नोट किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे बता रहे हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स हैं, आपकी कॉपीज प्रॉपरली अरेंज नहीं थी, मैंने जो फर्स्ट कॉपी चेक की उसका लिख दिया 35, सेकंड जो भी कॉपी आ रही है जिस भी स्टूडेंट की उसके लिख दिए 40, थर्ड जिसकी भी आ रही है उसके लिख दिए 38। ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो रॉ फॉर्म में है, उसको मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा आगे, अभी ये मीनिंगफुल कंक्लूजन्स नहीं दे पाएगा। आगे देखिए ऑर्गेनाइज्ड, जब मैं अपने रॉ डाटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, ये जो मेरे मार्क्स थे मैंने अगर इनको रोल नंबर वाइज अरेंज कर दिया, रोल नंबर 1 के मार्क्स, रोल नंबर 2, देन रोल नंबर 3, देन रोल नंबर 4, अगर मैंने इस वे में अरेंज कर दिया तो ये बन जाएगा ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। या मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मैंने क्या किया, मार्क्स को छोटे से बड़ी सीरीज में यानी असेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, या फिर हाईएस्ट टू लोएस्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो वो बन जाएगा मेरा ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें मैंने डेटा को एक सिस्टमैटिक वे में रखा ताकि आप उससे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सको। तो देखिए सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब क्लास में सीरियल नंबर क्या होगा, रोल नंबर, मैंने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स को अरेंज कर दिया है, या फिर मैं उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकती हूँ। इज इट ओके टू एवरीवन? क्या ये बहुत सिंपल लग रहा है आपको? बताइए, इजी सा पार्ट है। बताओ, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, कैसे पता चलेगा आपको इजी लगा कि टफ लगा? समझ आ गया सबको? मैम फिर से सुना दीजिए। कौन सा वाला पार्ट समझाएं बेटा, बताइए। मैम जो आपने अभी करे। अभी तो मैंने ये इंडिविजुअल सीरीज बताया, ये दोबारा बताऊं? यस मैम। बेटा मैंने बताया जब आप सिर्फ सिंगल डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो, सिर्फ आपके पास कोई एक इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो, उसके साथ और कुछ भी नहीं ले रहे हो, तो वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। अब इंडिविजुअल सीरीज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड हो सकती है। ऑर्गेनाइज्ड में मैंने या तो उन डेटास को सीरियल नंबर वाइज अरेंज किया है या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अनऑर्गेनाइज्ड में मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है, बस जैसे जैसे मेरे पास डिटेल आई मैंने उसको अरेंज कर दिया, ठीक है। यस मैम। Okay. Second series is discrete series. Ungrouped frequency distribution. Ungrouped frequency distribution. यानी यहाँ पे सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसीज लगानी है बट ग्रुपिंग नहीं करनी है। हर डेटा की अपनी फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया और टेस्ट रहा आपका 10 मार्क्स का। अब 10 में से सपोज 2 मार्क्स तक किसी के भी नहीं आए, सबके अबव 3 आए, तो मुझे 3 भी किसी के आए होंगे, 4 भी आए होंगे, 5 भी आए होंगे, 6 भी आए होंगे, 7 भी आए होंगे, 8, 9 और 10 भी आए होंगे। तो मैं ये वेरिएबल्स लिख दूंगी, मार्क्स जो है वो वेरिएबल होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब सपोज क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, तो कितने स्टूडेंट्स के 3 मार्क्स आए वो मैं 3 के आगे फ्रीक्वेंसी लगा दूंगी। किन किन स्टूडेंट्स ने 4 मार्क्स स्कोर किए, मैं 4 के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लगा दूंगी। तो ये बन जाएगी मेरी डिस्क्रीट सीरीज। अभी देखिए आगे आपको करना सिखाते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे आपके।
A discrete series is that series where individual value differs from each other by definite amount. हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से अलग है. जैसे 3 मार्क्स है तो 3 के बाद 4 होल नंबर्स में आएगा, राइट? अब देखिए, in a discrete frequency distribution, various values of variables are shown along with their frequency. हर वेरिएबल को फ्रीक्वेंसी के साथ में बताया जाएगा. आप फ्रीक्वेंसीज भी मेंशन करोगे. फ्रीक्वेंसी हमने कल पढ़ा था, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल इज रिपीटिंग इटसेल्फ इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, राइट? नाउ हैव अ लुक. फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल द क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स डेटा इज नोन एज फ्रीक्वेंसी एरे. जब आप उसको क्लासिफाई करते हो तो उसको फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं. ये आपको याद रखना है. Now, a discrete variable takes a definite integral value and not fractional values. ये हमने कल पढ़ा था. Discrete variables में fractional values नहीं होती है, exact values होती है, integral values होती है, right? तो हमें उसके सामने frequencies लिखनी पड़ेगी कि कोई value कितने times repeat हुई है. कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं देखिए. स्टेप्स रीड नहीं करने, समझने हैं हमें, तो टैली बार्स लगाने पड़ते हैं. हैव अ लुक, क्या कह रहे हैं ये. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट शुरू हो गया स्टैटिस्टिक्स का. पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल गणेश जी का नाम लेके, भगवान का नाम लेके शुरू करें कि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट? हमें पूरी स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ में आए, सारा स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल पोर्शन हम बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए. तो हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल के साथ आज शुरुआत करनी है. हैव अ लुक एवरीवन. एग्जाम्पल नंबर 1 आपको कह रहा है कि 28 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको गिवन है. आपको इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करना है. सबसे पहले व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप इस टेबल को ऑब्जर्व कीजिए और इसमें देखिए कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है. सबसे पहले आई कैन सी 20 दिख रहा है मुझे. अब 20 से छोटी वैल्यू 15 दिख रही है, तो मैंने 15 को 20 से पहले लिख दिया. फिर 15 से छोटी वैल्यू मुझे 10 दिख रही है, मैंने 10 लिख दिया. उसके बाद में मुझे दिख रहा है 20 से बड़ी वैल्यू 25. बताइए क्या किसी को इन 4 वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू दिख रही है? आई कैन सी ओनली दीज 4 वैल्यूज 20 और वैसे देखे तो 10, 15, 20, 25. अब ये 4 ही रेंज रही है. 28 स्टूडेंट्स की क्लास थी, उनमें से किसी के 10 मार्क्स आए, किसी के 15 आए, किसी के 20 आए, किसी के 25 आए. इनके अलावा कोई मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के नहीं आए. तो मुझे जब टेबल बनानी है तो मैं वेरिएबल वाले साइड पे लिख दूंगी मार्क्स 10, 15, 20, 25. क्या कर दूंगी? मार्क्स लिख दूंगी 10, 15, 20, 25. आप सबके पास बुक्स होंगी, आप बुक्स को ओपन कर लीजिएगा. सबके पास बुक्स है ना? बुक्स को ओपन कर लीजिएगा, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी ये आगे आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी तो क्वेश्चन हट जाएगा आपके सामने से. तो देखिए मुझे क्या करना है, कैसे मुझे इसकी स्टार्टिंग करनी है. बहुत ही सिंपल सा पोर्शन है. मैंने नीचे लिखा मार्क्स. कैसे लिखूंगी? ये इस तरीके से टेबल के फॉर्म में. ये देखो आपको पूरी स्क्रीन ही विजिबल होगी, इजी हो जाएगा आपके लिए. ये मैंने लिख दिया मार्क्स 10, 15, 20, 25. ये 4 ही वेरिएबल मेरी टेबल में आ रहे हैं. नाउ आई हैव टू पुट टेली बार्स. टेली बार्स लगाने हैं, टेली मार्क्स जिसे कहते हैं. कैसे लगाएंगे देखिए. कुछ बच्चे रॉन्ग पैटर्न फॉलो करते हैं. मैं बता रही हूँ रॉन्ग पैटर्न क्या फॉलो करते हैं कुछ स्टूडेंट्स. बचपन वाला पैटर्न कि पहले 20 काउंट कर लेते हैं. 20 कितनी बार आ रहा है? ये 21 टाइम्स, फिर 20 सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसे काउंट करके और 20 के आगे उतने बार लगा देते हैं. ये पैटर्न गलत है. इस पैटर्न से मिस्टेक्स होती हैं. आपको ये पैटर्न नहीं फॉलो करना होता. पैटर्न कौन सा फॉलो करना होता है देखिए जरा ध्यान से. सबसे पहले 20 देखा मैंने, तो 20 के आगे मैंने 1 टेली बार लगा दिया और इधर टिक कर दिया. 20 के आगे 1 टेली बार लगाया और उधर टिक कर दिया. ठीक है. उसके बाद में मैंने देखा 15, तो 15 पे टिक करो और 15 के आगे 1 टेली बार लगा दो. अगेन 15, इस पे टिक किया और यहाँ टेली बार लगा दिया. देन 10, 10 पे टिक किया, 10 के आगे टेली बार लगा दिया. देन 15, अगेन 15 पे टिक किया और 15 के आगे टेली बार लगा दिया. बस ऐसे करके पूरी टेबल के टिक करते जाइए और टेली बार्स लगाते जाइए. जैसे जैसे आप टेली बार्स लगा देंगे, टेली मार्क्स लगा देंगे, उसके बाद में इनको काउंट कीजिए. ये आप सबको पता है कि 4 तक तो टेली मार्क्स लगते हैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में.
5th के टाइम उसको कट करना पड़ता है। जब 15 4 टाइम्स आया, अगर 15 की वैल्यू 4 टाइम्स आई तो मैंने 1 2 3 4 ये ऐसे लगाया। 5th के टाइम मुझे वापस से एक लाइन नहीं करनी होती, मुझे इसको कट कर देना होता है। ये मेरा 5 का एक ग्रुप बन गया, ये मुझे फिर काउंट नहीं करना पड़ेगा, मुझे पता चल गया 5 है। अब 6th बार अगर 15 रिपीट हुआ तो मैंने वापस 6 7 8 9 और वापस कट। तो जितनी बार भी रिपीट हो रहा है आप ऐसे टैली मार्क्स लगाते जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसका टोटल कर लेना है, तो हैव अ लुक एवरीवन। ये 5 + 2 7, 5 + 4 9, देन 8, देन 4। इस फ्रीक्वेंसी की टोटल आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। टोटल अगर ये 28 आ रही है और क्वेश्चन में आपको कहा है देयर वर 28 स्टूडेंट्स, तो आप सही हैं, अदरवाइज आप गलत हैं। एनीवन, एनी डाउट्स? सिंपल सा है। बुक से एक एग्जांपल करके जरूर देखेंगे, बुक में बैक क्वेश्चंस गिवन है उसको करके देखेंगे। तो अब इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? We can conclude that 10 marks are scored by 7 students of a class. Then 9 students have scored 15 marks, 8 have scored 20 marks and 4 students have scored 25 marks. तो मैं एक conclusion निकाल सकती हूँ कि सबसे ज्यादा repetitive marks जो है वो है 15, right? और सबसे कम students ने score किया है 25 marks. तो ये आपका एक discrete frequency table होती है जिसमें दो चीजें आपके पास आती है, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। जब आपको खुद बनाना होता है तो आपको टेलीबार्स भी लगाने पड़ते हैं। Now have a look. Example 2 given है again। 30 pairs of shoes, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 30 है। अब आप इसमें ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए कौन कौन सी वैल्यूज विजिबल है आपको, बस उसके अकॉर्डिंग पहले तो वैल्यूज लिख लीजिएगा। मुझे 8 दिख रहा है, फिर मुझे 8 से बड़ा 9 विजिबल है, 5 विजिबल है तो उसको मैंने 8 से पहले लिख दिया, 6 विजिबल है 5 के बाद और 8 से पहले, 7 विजिबल है और उसके बाद में मुझे 10 विजिबल है। बस यही वैल्यूज विजिबल है तो मैंने ये लिख दी। तो देखिए ये सारी वैल्यूज मैंने एक सीक्वेंस में साइज ऑफ शूज को लिख दिया है प्रॉपर सीक्वेंस में। एंड देन आफ्टर आई हैव टू गिव टेली मार्क्स एंड देन आई हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। मेक श्योर दैट दिस टोटल मस्ट मैच विद दिस डिजिट। ये जो टोटल आ रहा है ये इस डिजिट के साथ मैच होना कंपल्सरी है। अगर मैच हो रहा है इट मींस यू आर एबल टू प्रिपेयर अ प्रॉपर डिस्क्रीट सीरीज, राइट। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है कि एमसीक्यू में ये कैसे आएगा। तो एमसीक्यू में ये आ सकता है फिलअप के फॉर्म में या फिर मिसिंग वैल्यू के फॉर्म में। आपको ये एक टेबल दे दिया और आपको 3 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग दे दी, बाकी फ्रीक्वेंसीज तो बना के दिए, 3 टैली बार मिसिंग दे दिया और आपको कह दिया कि इस नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी होगी या किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी पूछ ली। जैसे ये टेबल दे दी और आपको पूछ लिया कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10, तो 10 कितनी बार आ रहा है ये आपको क्रॉस वेरीफाई करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। सबको यहाँ तक समझ में आया? शो मी अ थम्स अप इफ इट्स अ यस। Is it clear to everyone of my class, every student? Very good. सब बच्चे discrete series बना पाएंगे? Good, great. चलिए आगे बढ़े। Have a look. Continuous series, grouped frequency distribution. Have a look. अभी तो सिर्फ 10, 15, 20 और 25 ये 4 ही कैटेगरीज के मार्क्स है। बट आप सोचिए अगर एक 100 मार्क्स का पेपर हुआ है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ स्टूडेंट जिसने 10 ही स्कोर किया होगा और देयर विल बी अ स्टूडेंट जिसने 90 भी स्कोर किया होगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 82 स्कोर किया होगा और ऐसे भी होंगे जिन्होंने 70.5 स्कोर किया होगा। तो ऐसे में हमारे लिए डिस्क्रीट सीरीज बनाना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं, उससे पहले समझते हैं होती क्या है। अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज अ सीरीज which represents continuous variables showing range of values of different items in a series. Continuous variables को show करेगा। जैसे 100 में से मार्किंग है तो 0 to 10 एक सीक्वेंस में, इसी की कंटिन्यूटी में 10 to 20, इसी की कंटिन्यूटी में 20 to 30 और इसी कंटिन्यूटी में आगे 30 to 40, 40 to 50, जितने भी मार्क्स का पेपर है वहां तक हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब 0 to 10 यानी इसमें 0
0 से लेके 10 तक सारे मार्क्स है। किसी के 3/4 है तो भी इसमें आएगा, किसी के 9.5 है तो भी इसमें आएगा, किसी के मैं बात करूं कि 8.25 है वो भी इसी में आएगा, ठीक है। बट 10 विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस, 10 नेक्स्ट में आएगा, वो हम अभी सीखेंगे जब हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल टर्म्स है। सबसे पहले क्लास, क्लास किसको कहते हैं? उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें आपने नंबर को प्लेस किया है। जैसे 0 to 10, तो 0 to 10 इज अ क्लास, 10 to 20 इज अ क्लास। अगर मैं 0 to 5 कैलकुलेट कर रही हूँ, 5 to 10, then 0 to 5 will be my first class, then 5 to 10 will also be a class, 10 to 15 will also be a class। तो जो आप ग्रुप्स बना रहे हो उन ग्रुप्स को क्लास कहा जाता है, ठीक है। अब ये पूछते हैं क्लास का मतलब क्या है? इट मीन्स ग्रुप ऑफ आइटम्स इन विच ग्रुप ऑफ नंबर्स इन विच आइटम्स आर प्लेस, ठीक है। क्लासेस जो हैं वो इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 0 से 10 तक के सारे मार्क्स उसी क्लास में आपको मिल जाए। अब आगे देखिए, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनाएंगे ये डिपेंड करता है हमारे जजमेंट पे। बहुत ज्यादा भी नहीं बनानी होती, बहुत कम भी नहीं। अब जैसे 100 तक के मार्क्स हैं तो मैं 0 to 10, 10 to 20 भी बना सकती हूँ, और 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 करके 5 क्लासेस भी बना सकती हूँ। तो कितनी क्लास बनानी है ये टेबल बनाने वाले पे डिपेंड करता है। क्लासेस बहुत सोच समझ के सिस्टमैटिकली बनानी चाहिए, बहुत ज्यादा कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, 5 to 15 के बीच में रेंज करनी चाहिए। अब मुझे 1000 तक के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, सपोज मुझे 1000 तक का स्कोर नोट डाउन करना है, तो ऐसे में मैं 0 to 10, 10 to 20 नहीं कर सकती हूँ, 100 क्लासेस हो जाएंगी, राइट। व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 ऐसे करके क्लासेस बना दूंगी ताकि वो 1000 तक कवर हो जाए, राइट। अब क्लास लिमिट्स क्या होती है? लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू जो होती है किसी भी क्लास की उसको क्लास लिमिट कहते हैं। अब आपको नोट्स में सिर्फ ये मीनिंग्स लिखने हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ओनली द मीनिंग्स, ठीक है। तो देखिए क्लास लिमिट्स, इफ आई हैव रिटन 0 to 10, then the lowest value 0 and highest value 10 will be class limits. This will be lower limit and this will be upper limit. फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट ही सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है, ठीक है। तो L1 इज यूज्ड टू इंडिकेट लोअर लिमिट एंड L2 इज यूज्ड टू इंडिकेट अपर लिमिट। मैथ्स में आपने ये सब पढ़ा है, बट वहां पे आपका जो एक्सप्लेनेशन रहा होगा वो इतना थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे फोकस करते हुए नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से कि क्लास लिमिट्स क्या है। चलिए आगे देखिए, लोअर लिमिट्स एज वेल एज अपर लिमिट्स हमने पढ़ लिया है। नाउ क्लास इंटरवल, the gap between lower limit and upper limit is known as class interval. अब आपको एमसीक्यू में पूछ ले L1 is used to denote, क्या डिनोट करने के लिए यूज किया है? तो आपको ध्यान रखना है लोअर लिमिट के लिए। नाउ L2 minus L1 that is upper limit minus lower limit is known as class interval. upper limit minus lower limit is known as class interval, जिसको I से भी डिनोट करते हैं और C से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। आपने 10th क्लास तक तो C से डिनोट किया था, यहाँ आपको 11th 12th की स्टैटिस्टिक्स में I से डिनोट हुआ हुआ मिलेगा। तो I इज यूज्ड फॉर क्लास इंटरवल, ठीक है। I किसके लिए यूज किया जाता है? क्लास इंटरवल। ओके, नाउ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ आई हैव रिटन 0 to 20, 20 to 40, व्हाट विल बी द क्लास इंटरवल? जल्दी बताइए अनम्यूट करके। टेल 20 मी द वैल्यू। 20, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा अगर मैं ये लिख दूं, now what is the class interval? 12 12. What are the lower limits? Plus lower limit by 2. 0 and 12. 0 and 12. नो बेटा मिड वैल्यू नहीं बतानी, अभी एक स्टूडेंट ने मिड वैल्यू बताई। ये लोअर लिमिट्स है और ये अपर लिमिट्स है, राइट। चलिए तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात हमने पढ़ी। आगे देखिए, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, कितना होना चाहिए क्लास इंटरवल? जैसे अभी हमने देखा कहीं 12 निकाला हमने, कहीं 20, कितना क्लास इंटरवल होना चाहिए वो डिपेंड करेगा हमें कितनी क्लासेस डिजायर्ड है।
मैं 0 से 100 तक में 5 ही क्लासेस चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ 5 बार ही मुझे फ्रीक्वेंसीज लगानी पड़े, तो ऐसे में मेरा क्लास इंटरवल जो है वो 20 हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, उसका एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, आप उसको राउंड ऑफ कर पाएंगे। देखिए, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे जो डेटा अवेलेबल है उसमें स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 0 है एंड हाईएस्ट मार्क्स 100 है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे कितनी क्लासेस मिले, 10 क्लासेस मिले, तो मैंने 0 और 100 को पिक करना है। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो मैंने 100 में से 0 को माइनस कर देना है, और टोटल मुझे कितनी क्लासेस डिजायर्ड है, अगर 5 डिजायर्ड है तो मेरा जो क्लास इंटरवल आएगा वो 20 आएगा। मैं 20 का गैप अगर पिक कर लूं तो 5 क्लासेस बन जाएगी। मुझे अगर 10 चाहिए तो मैं क्या कर लूंगी, 10 का गैप कर लूंगी। तो मुझे जितनी क्लासेस डिजायर्ड है मैं उससे उसको डिवाइड करूंगी, किसको, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे क्लास इंटरवल का क्या विड्थ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, नॉर्मली हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को 5 का मल्टीपल या 10 का मल्टीपल लेंगे, मतलब 5 का मल्टीपल लेंगे, वो 10 का तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, और क्यों, ताकि हम मिड वैल्यूज वगैरह को इजीली कैलकुलेट कर पाए। तो अगर पॉसिबल है इक्वल विड्थ लीजिए, बट एग्जामिनेशन में आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, यानी जब आप आगे स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव करेंगे तो ऐसी भी सीरीज होगी जिसमें फर्स्ट वैल्यू 0 to 10 है, सेकेंड वैल्यू आपको ऐसी भी मिल सकती है 10 to 30, हो सकता है थर्ड वैल्यू वापस 30 to 45 मिल जाए। अनइक्वल क्लास इंटरवल की सीरीज भी होती है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इन द टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कैसे उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया है क्लास इंटरवल की विड्थ। अब देखिए रेंज, व्हाट इज रेंज। बस थियोरेटिकल ये वाली सारी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है। The range of a frequency distribution can be defined as the difference between lower limit of first class interval and upper limit of last class interval. यानी the difference between highest value and lowest value. मेरी सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू और मेरी सीरीज की लोएस्ट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको रेंज कहा जाता है। अब अगर मेरे फर्स्ट जो सबसे पहले मैंने मिनिमम मार्क्स लिखे हैं वो है 4 और जो मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं वो है 52, तो यानी मेरे मार्क्स 4 से 52 की रेंज में चल रहे हैं, है ना। जैसे हम कहीं जाते हैं तो शॉपकीपर हमें कहता है भैया रेंज बता दीजिए किस रेंज तक चाहिए, तो हम अपना मिनिमम बजट और मैक्सिमम बजट बताते हैं कि भाई 200 से 1000 के बीच में दिखा दो, तो हम जो कमोडिटी परचेज करना चाहते हैं वो हमें इस रेंज का चाहिए। तो वैसे ही सीरीज में आपके आइटम्स किस रेंज में वैरी कर रहे हैं, तो लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है वही क्या है, रेंज है। क्लियर है सभी बच्चों को। आगे आपको फर्दर टर्म 2 वाले चैप्टर्स में रेंज कैलकुलेट करना सिखाएंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है लोएस्ट वैल्यू माइनस हाईएस्ट वैल्यू, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। नाउ हैव अ लुक मिड वैल्यू। अभी एक स्टूडेंट ने मिड वैल्यू के बारे में बताया था। मिड वैल्यू क्या है, क्लास इंटरवल का सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं कहूँ 0 to 10 है तो मिड वैल्यू कैसे आएगी, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं कहूँ 15 to 25 है तो 15 + 25 डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, वी कैन गेट मिड वैल्यू। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़िए। फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी, चलिए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स अ आइटम इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, कैसे, अगर 0 to 10 है तो कितनी बार 0 से 10 के बीच में बच्चों के मार्क्स आए, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 0 to 10 रहा। 0 to 10 रहा बोल रही हूँ, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड होगा। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे। तो अगर ये इस तरीके से सीरीज बनेगी तो 10 विल बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट सीरीज, लोअर लिमिट इसमें इंक्लूड होती है, अपर लिमिट एक्सक्लूडेड रहती है। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सही क्या रहेगा बोलना, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु हैव स्कोर्ड द मार्क्स फ्रॉम 0 to 9.75। 75 भी अगर राउंड ऑफ कर रहे हो तो नहीं, और अगर राउंड ऑफ नहीं कर रहे हो तो इसमें आएगा, राइट। तो वो फ्रीक्वेंसीज है। आगे देखिए,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज की टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं. It is a table which shows how different values of variable are distributed in different classes along with their corresponding class frequencies. कैसे अलग अलग values अलग अलग classes में distributed है अपनी frequencies के साथ. यानी simple मैं frequency के साथ अगर values को present कर दूं तो मेरा जो table मेरे सामने आएगा that will be treated as a frequency distribution table. लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन. बहुत सारे टर्म्स आपको कंटिन्यूअस सीरीज से पढ़ने को मिले हैं, बहुत सारे टर्म्स. अभी हम सबको एक साथ रिकॉल करेंगे. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज क्लास फ्रीक्वेंसी और द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास. किसी पर्टिकुलर क्लास के आगे कितने आइटम्स है वो उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी है. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है 0 to 10 और उसके आगे की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 4, तो ये 4 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है. फिर 10 to 20 और उसके आगे आपको लिख के दिया हुआ है 12, तो ये 12 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है. जब हम इन सभी फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं तो हमारे पास या तो आता है n या फिर सिग्मा f. बात एक ही है. फ्रीक्वेंसीज का टोटल कह दीजिए या नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज कह दीजिए, बात एक ही है. ठीक है. अब एक छोटा सा रिकॉलिंग कर लेते हैं जितनी चीजें हमने अभी पढ़ी है उसमें. चलिए, एक सीरीज आपको विजिबल है, आपको तो नाम बताने हैं. 0 to 10 को क्या कहते हैं अभी हमने पढ़ा है. क्या हम इसको क्लास कहते हैं? व्हाट इज 0 to 10? इट इज क्लास, है ना. ये क्लास है. मैं आपको सीक्वेंस में बता रही हूँ. जो जो थ्योरेटिकल टर्म्स पढ़े हैं वो आप टेबल में ऑब्जर्व कर लीजिए. सबसे पहला थ्योरेटिकल टर्म हमने पढ़ा क्लास. तो इस सीरीज में क्लास क्या है? 0 to 10 इज क्लास. 0 to 10 तो है नहीं. 10 to 20 is a class, 20 to 30 is a class, 30 to 40 एक क्लास है और 40 to 50 एक क्लास है. चलिए, क्लास के बाद में आपने पढ़ा क्लास लिमिट्स. क्या क्या है क्लास लिमिट्स? These all are lower limits and these all are upper limits. 10, 20, 30, 40 जब ये आगे लिखे हुए हैं तो lower limits है और जब ये इधर की साइड लिखे हुए हैं तो ये upper limits है. ओके, क्लास इंटरवल बताए.